प्रीवियस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कर चुके हैं, अगर उसमें कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी है तो आप लिख लेंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वहां पर आपको इसका जवाब जो है वो टेलीग्राम का जो ग्रुप है मेरा, वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो तैयार है पढ़ने के लिए? पीछे वाले बच्चों की आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो तैयार है पढ़ने के लिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हाँ, नमस्ते भी चलेगा, ये तो भारतीय संस्कृति है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भारत के विदेश संबंधों की, कि भारत के विदेश संबंध किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या विशेषताएं हैं, भारत की परमाणु नीति जो है इसको भी हम कवर कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थर्ड डे में भी ये बात बताई थी कि हमारे पास जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसे चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3-4 चैप्टर्स के अंदर जो विदेश संबंध से रिलेटेड सवाल हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो आपकी फर्स्ट बुक में जो भारत रूस संबंध है, या भारत चीन संबंध है, भारत इजराइल संबंध है, उनकी चर्चा भी आज हम इसी लेक्चर में कर लेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए पहले हेडर डालेंगे, भारत के विदेश संबंध। पहले हेडर लिखेंगे सभी, आज की डेट डालिए। देखिए, आपके और मेरे संबंध भी कब अच्छे रहेंगे, जब आप बातें नहीं करेंगे, अच्छा सा पढ़ेंगे और अच्छे अंकों से पास होकर नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे वो किस चीज़ की चर्चा करेंगे, पहले उसको समझ लेते हैं। तो अगर मैं पूरे विश्व में देशों की बात करूं, पूरे विश्व में किसकी बात करूं? देशों की बात करूं, तो हमारे सम्मुख, हमारे सामने 3 तरीके के देश आते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के देश आते हैं, और पहले उसको समझ लेते हैं ताकि हम विदेश संबंधों को समझने में समर्थ रहें, हमें समझ आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं देशों की, तो 3 तरीके के देश हैं। सबसे पहले वो देश जो क्या कहलाते हैं? विकसित। क्या कहलाते हैं? विकसित देश कहलाते हैं। दूसरे तरीके के जो देश हैं वो क्या है? विकासशील देश हैं। विकासशील देश हैं। तो विकासशील देश किसे कहा जाता है? जो अभी अपनी विकास यात्रा में लगे हुए हैं, ना तो वो पूरे तरीके से अंडर डेवलप्ड है, ना पूरे तरीके से डेवलप्ड है, वो क्या है? बीच में। और तीसरा जो देश आता है उसे कहते हैं अल्प विकसित देश। क्या कहते हैं? अल्प विकसित देश। तो इन तीनों चीजों को समझने के लिए मैं आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि इस तरीके के जो सवाल हैं वो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि इसका जवाब कहां से दें। जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया था कि दूसरी दुनिया का देश किन्हें कहा गया, प्री बोर्ड में सवाल आया था। तो जब पेपर में इस तरीके के सवाल आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा जाता है। और इस तरीके के जो सवाल होते हैं ये बड़े डिप्लोमेटिक सवाल होते हैं, इसमें आपके नंबर काटने का जो अधिकार है वो कम होता है जो आपकी परीक्षा कॉपी चेक कर रहा है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि 100 मीटर की रेस हो रही है। ये क्या है? फिनिश पॉइंट है। ये क्या है? आपका फिनिश पॉइंट है, और ये क्या है? आपका स्टार्ट पॉइंट है। क्लियर है बेटा? तो जो अल्प विकसित देश हैं उन्होंने अपना विकास क्या किया? अभी शुरू ही किया है। ठीक है? तो जितने भी आप अफ्रीकन कंट्रीज देखेंगे वो सभी इसके अंदर आती हैं, लगभग सभी कंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। विकासशील देशों की बात करेंगे तो आप एक पैमाना जो है उसे समझ लिए। 1940 से 1960 के बीच में जो देश आजाद हुए हैं, 1940 से 1960 के बीच में जो देश आजाद हुए हैं उन्हें ही हम विकासशील देश कहते हैं, जिनमें हमारा अपना प्यारा देश भारत भी शामिल है। क्लियर है? विकसित देश किन्हें कहा जाता है? जो अपना विकास पूरा कर चुके हैं, यानी कि 100 मीटर रेस में ये फिनिश पर खड़े। बात समझ में आ गई? तो अगर हम विकसित देशों की बात करेंगे तो ग्लोब की अगर हम बात करें, पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें, तो अगर मैं ग्लोब बनाऊं तो जितने भी उत्तर की दिशा में देश है, ये कौन सी दिशा है हमारी? ये हमारी उत्तर दिशा है। तो इसके ऊपर जो भी देश हैं वो सभी क्या हैं? विकसित देश। बात समझ में आ गई?
इसके नीचे जो देश हैं जो दक्षिण के हैं वो क्या है, अल्प विकसित है। बात समझ में आ गई? तो इतना आप ध्यान रखेंगे। इसी से बेसिस एक और क्वेश्चन आता है, वो है तो किसी दूसरे चैप्टर का, लेकिन यहां पर ब्रीफली समझ लेते हैं कि उत्तर दक्षिण विवाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा छोटा सा है, ये हमारा अभी आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन आप इसको लिख लीजिए, उत्तर दक्षिण विवाद से आप क्या समझते हैं, ताकि आप समझ पाए। क्लियर है बेटा? क्या समझते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश हैं वो क्या है, अपना विकास कर चुके हैं। देखिए आप यहां पर देखेंगे, आपका उत्तरी अमेरिका यहां पर आता है, विकसित है। यहां पर आपका यूरोप आता है, ये भी सारा विकसित है। यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सारी क्या है, विकसित है। यहां पर देखिए आप चाइना को देखेंगे तो चाइना भी क्या है, अभी सेमी डेवलप्ड है, लेकिन ये डेवलपमेंट के बहुत लास्ट स्टेज पर है। तो उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं वो सारे क्या हैं, आपके विकसित देश हैं। और दक्षिण में देखिए अफ्रीका आ गया, ये क्या आ गया, अफ्रीका, ये क्या है, अल्प विकसित है। बात समझ में आ गई? तो उत्तरी देशों का या उत्तरी गोलार्ध के देशों का जो नजरिया है विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, वो अलग है, और दक्षिण देशों का जो नजरिया है वो क्या है, अलग है। इसे ही कहा गया है उत्तर दक्षिण विवाद, कि उत्तर के लोग जो हैं वो जिस प्रकार की भी नीतियां बनाते हैं उससे लाभ क्या होता है, केवल उन्हीं को होता है, उत्तर के देशों को ही होता है। और दक्षिण के देशों के पास रिसोर्सेज है, और उन रिसोर्सेज के बेसिस पर ही जो उत्तर के देश हैं वो अपना विकास करते हैं। इसी को कहा गया है उत्तर दक्षिण विवाद। क्लियर है बेटा? चलिए अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। विकसित देशों की अगर हम बात करेंगे तो विकसित देशों में भी सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, यूएसए की करते हैं। ये एक पावरफुल देश है, एक शक्तिशाली देश है, और इसी वजह से हम इसे पढ़ेंगे। दूसरा जो अगर मैं देश की बात करूं, विकसित देशों की बात करूं, तो पहले हमें इसे यूएसएसआर और वर्तमान में हम इसे रूस के नाम से जानते हैं। तो कोल्ड वॉर ईरा के अंदर ये दो देश ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तो इसीलिए हमें इनके साथ अपने संबंधों को और अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है बेटा सभी को? तीसरा देश की बात करें जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है, जिसके साथ हमारी सीमाएं भी लगती हैं, वो क्या है, चीन। तो चीन को भी हमें यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। और अगर लास्ट देश की बात करें जो कि हमारे सिलेबस में न्यूली इंक्लूड है, वो है इजराइल। क्या है? इसका नाम यहां पर आप लिख लीजिए, इजराइल। ठीक है? तो बेसिकली आपके सिलेबस में इन्हीं 4 देशों के साथ हमारे संबंधों की बात की गई है। बात समझ में आ गई? यही वो 4 देश हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो इन्हीं 4 में से आपके जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे, अगर सवाल आता है तो। क्लियर है बेटा? तो अब यहां पर यही 4 देश हमने क्यों सेलेक्ट करे हैं, दूसरे क्यों नहीं करें, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं पहले। क्योंकि ये ऐसे देश हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, इजराइल को अगर हम छोड़ दें तो ये तीनों देश आप देखेंगे P5 के मेंबर्स भी हैं। P5 पता है सभी को, पावर ऑफ 5, शक्तिशाली 5 देशों का संगठन जिनके पास वीटो पावर है ना। आपने सुरक्षा परिषद वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ रखा है। तो ये 3 देश जो हैं ये शक्तिशाली देश हैं। चाइना जो है वो हमारे आसपास ही है, चाइना भी एक डेवलपिंग नेशन है, वो भी अपना विकास कर रहा है। लेकिन भारत और रूस की बात करें और भारत और अमेरिका की बात करें तो ये क्या है, समय के साथ अपनी शक्तियों को बढ़ाती जा रही है, इसीलिए हमें इसके साथ अपने संबंधों को पढ़ना है। क्लियर है बेटा? अब देखिए संबंध हम कब बनाते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम किसी भी देश के साथ संबंध कब बनाते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है? हम संबंधों को क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इस बारे में पता होना चाहिए। तो जब तक मुझे किसी से कोई लाभ नहीं होगा तो क्या मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगा, और जब तक आपको कुछ लाभ नहीं होगा तो क्या आप मेरे से संबंध बनाएंगे। तो आपके और मेरे बीच में भी जो संबंध है वो क्या है, हित का है। क्या है? हित का है। तो हमारे जिसके साथ भी हित अच्छे होंगे उनके साथ हमारे संबंध भी अच्छे होंगे।
जो कॉमन इंटरेस्ट है वो संबंधों को अच्छा या बुरा बनाता है। क्लियर है? अब आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे अब उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए एग्जाम में आपके दो ही तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, या तो नकारात्मक संबंधों की बात की जाएगी, क्या की जाएगी, नकारात्मक संबंधों की बात की जाएगी, या सकारात्मक संबंधों की बात। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। या तो वो क्या पूछेगा आपसे कि भारत और अमेरिका के बीच नकारात्मक संबंधों की चर्चा करें, या आपसे सवाल पूछेगा भारत और अमेरिका के बीच, या भारत और रूस के बीच, या भारत और इजराइल के बीच सकारात्मक संबंधों की बात करें। क्लियर है बेटा? दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि भाई संबंधों के विकास की चर्चा करें। किसकी करें? संबंधों के विकास की, कि भारत और अमेरिका या भारत और रूस के बीच जो संबंध है उनमें विकास कैसे हुआ है। तीसरा क्वेश्चन यहां से पूछेगा जो हम नकारात्मक में देख सकते हैं कि भाई क्या क्या विवाद रहे हैं, क्या क्या विवाद रहे हैं, उनसे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और सकारात्मक में ही आ जाएगा सहयोग, कि एक दूसरे देशों ने हमने आपस में कैसे क्या किया है, सहयोग किया है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब भी विदेश संबंधों का किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ आएगा तो इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। पहला सवाल कि भाई क्या क्या विवाद हैं वो बताएं, दूसरा सवाल क्या क्या सहयोग है वो बताएं, तीसरा सवाल कि संबंधों का विकास कैसे हुआ है उसकी चर्चा करें। क्लियर है बेटा? मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है सकारात्मक संबंधों से, लेकिन यहां पर हम क्या है, दोनों ही संबंधों की चर्चा करेंगे, सकारात्मक की भी और नकारात्मक की भी। एक बेसिक क्वेश्चन यहां से एक और बन जाता है कि एक पर्टिकुलर ईयर दे देगा, एक पर्टिकुलर डेट दे देगा कि इसके बाद या इससे पहले संबंधों की चर्चा करें। ठीक है? तो यहां पर हमारे लिए सेंट्रल लाइन में क्या रहेगा, 1991, 1991। 1991 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैश्विक घटना की बात करें तो विश्व में जो कोल्ड वॉर ईरा है, जो शीत युद्ध का समय है, वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, वो खत्म हो गया था। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1991 से बाद भारत और रूस के संबंधों की चर्चा करें, या क्वेश्चन आपसे पूछेगा 1991 से पहले भारत और रूस की संबंधों की क्या करें, चर्चा करें। क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट? क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा समझ आ गया? चलिए अब पहला संबंध हम बात करते हैं भारत और अमेरिका का। चलिए लिखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हम सभी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? भारत एवं अमेरिका के संबंध, भारत और अमेरिका के संबंध। क्लियर है बेटा? इसमें हर तरीके के सवाल जो मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है? सबसे पहला हेडर इसमें डालिए, अगर आंसर में आएगा विवादों के मुद्दे। कौन कौन सी चीजें हैं जो कि विवादों से संबंधित है भारत और अमेरिका? विवादों से संबंधित मुद्दे, यानी कि वो कौन कौन से इश्यूज हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो भारत और अमेरिका के बीच क्या रही है, विवाद का एक बहुत बड़ा कारण रही है। क्लियर है बेटा? इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि भारत जो है वो शीत युद्ध से पहले की बात हम कर रहे हैं। अब भारत तो आज़ाद तो हो चुका है और भारत के पास क्या है, विकल्प है कि या तो वो अमेरिका के पास जा सकता है या सोवियत संघ के पास जा सकता है। लेकिन भारत ने क्या किया, एक नई नीति की रचना करी जिसे हम गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्या है, एक विवाद का मुद्दा रहा। पहला पॉइंट लिखेंगे भारत की गुट निरपेक्षता की नीति। विवादों में पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति जो है ये सबसे पहला भारत और अमेरिका के बीच विवाद का कारण रही। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? कुछ पूछना बताना। दूसरा पॉइंट हम यहां पर क्या देख सकते हैं कि मैं इसे एनिमी नहीं कहूंगा, लेकिन विवाद जो है वो पाकिस्तान के साथ हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस से ही शुरू रहे। पहला युद्ध आप देखेंगे 1948 में, जिसे छाया युद्ध के नाम से जाना गया, वो भी वहां पर हुआ। और ऐसे में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को क्या दिया गया, समर्थन।
अब ये जो समर्थन है बेटा, ये हर तरीके का था, फाइनेंशियल भी था, वेपन से भी था। तो भारत में जो आतंकवाद बढ़ने की एक बहुत बड़ी घटना है, उसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो जिम्मेदार रहा। तो पहला कारण आप क्या देखेंगे कि अमेरिका भारत से क्यों नाखुश है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत अमेरिका से क्यों नाखुश है। क्लियर है बेटा पॉइंट। अब ऑन रिकॉर्ड अगर मैं बात करूं तो अमेरिका ने कभी भी आतंकवाद को ना एक वैश्विक समस्या नहीं माना। अमेरिका ने आतंकवाद को एक वैश्विक समस्या नहीं माना, क्योंकि जब नेहरू जी के द्वारा बार बार यूएन में गए और बोले जी हमारे यहाँ ये टेररिज्म हो रहा है, आतंकवाद फैल रहा है, तो उन्होंने क्या बोला, ये देखिए आपका आपसी मामला है, इसे आप खुद समझिए, ये कोई वैश्विक समस्या नहीं है। और यूएन में जो हम बैठे हैं वो वैश्विक समस्याओं के लिए बैठे हैं, कि पूरे विश्व में अगर कोई समस्या है तो उसके लिए बैठे। तो ये एक बड़ी पुरानी कहावत है, हमारे देसी लोग बोलते हैं कि जब अपने नीचे आग लगती है तब गर्मी का एहसास होता है ना। जब दूसरे का घर जल रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, जल गया, ठीक है। लेकिन जब अपना घर जलता है तब समस्या आता है। तो 9/11 जैसी जो बड़ी घटना हुई, 9/11 की जो बड़ी घटना हुई, उसके बाद अमेरिका ने क्या माना कि नहीं, आतंकवाद क्या है, एक वैश्विक समस्या है, क्योंकि जब तक अपने नीचे आग नहीं लगती गर्मी का एहसास नहीं होता। तो 9/11 की घटना ने इसे बता दिया कि वैश्विक समस्या है एक आतंकवाद। क्लियर है बेटा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे, भारत का परमाणु परीक्षण। अब देखिए अमेरिका खुश क्यों नहीं है, क्योंकि भारत ने क्या कर लिया, परमाणु परीक्षण। पहले पॉइंट लिख लीजिए फिर डिस्कस करेंगे। भारत का परमाणु परीक्षण। भारत जो है एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन गया और अमेरिका ये नहीं चाह रहा था। ये बिल्कुल इसी तरीके से है, जब आप अपनी शक्ति का प्रयोग किसी भी चीज पर करेंगे तो वो धीरे धीरे आपके हाथों से निकल जाएगी। जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं बड़ी ऑडियंस के साथ, तो मैं ये एग्जांपल देता हूं, आपके साथ भी देता हूं। एक अपनी मुट्ठी में रेत लेना और उसको कोशिश करना कि मैं उसको दबा के रखूं। जितना आप दबाएंगे वो आपके हाथों से उतनी निकलती जाएगी। तो सेम चीज शक्तिशाली देशों के साथ होता है कि शक्तिशाली देश जब किसी ऐसे देश को दबाने का प्रयास करते हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। अब आपके और मेरे रिलेशन की बात से मैं इस मुद्दे को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस विषय को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी भलाई है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप में से कोई बच्चा है, उसके मन में ये बात आ जाए कि सर मुझे मार तो सकते हैं लेकिन मुझे जान से नहीं मार सकते, सर मुझे डांट तो सकते हैं लेकिन मुझे जान से नहीं मार सकते। तो डर खत्म, सारा खेल किसका है, डर का है। अगर डर खत्म हो गया तो उस देश का भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो भारत जो वो पहले से समझ गया था कि भैया तुम डराओ किसी को भी। मैंने क्या बताया था, भारत समय पे नरम भी हो जाता है और समय पे सख्त भी हो जाता है। एग्जाम्पल याद है सभी को। चलिए, तो सख्ती के टाइम पे भारत ने क्या कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो परमाणु परीक्षण करेंगे। और अगर आप परमाणुओं को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे विश्व से समाप्त करना पड़ेगा, तब तो हम आपकी बात मानेंगे, अदरवाइज हम आपकी बात नहीं मानेंगे। क्लियर है बेटा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखेंगे सीटीबीटी और एनपीटी। सीटीबीटी और एनपीटी सभी को पता है क्या है ये, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं, किसने नहीं किए, भारत ने नहीं किए। और क्यों नहीं किए, क्योंकि भारत इसको क्या मानता था, एक ऐसी संधि है जो कि क्या करती है, विश्व को दो भागों में बांटती है। तो सीटीबीटी और एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करे और भारत और अमेरिका के बीच में विवादों का ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो देखिए 4 मार्क्स का सवाल आएगा विवाद का, तो क्या ये 4 पॉइंट आप लिख पाएंगे? 4 अंकों में अगर सवाल आ रहा है भारत अमेरिका में विवाद के मुद्दों की चर्चा करें, तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? पक्का? कर लूं विश्वास? लिख लिया सभी ने? तो ये क्या है, हमारे विवादों के मुद्दे हैं। अब हम चर्चा करते हैं सहयोग के क्षेत्रों की, ठीक है ना। ये वाले मुद्दे क्या थे हमारे, जिनमें विवाद हुआ है। और अब हम चर्चा करेंगे सहयोग की, कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत और अमेरिका क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, या जिन्हें हम कह सकते हैं
पारस्परिक जुड़ाव। पारस्परिक जुड़ाव, या आप इसे कह सकते हैं सकारात्मक जो बिंदु हैं जहां भारत और अमेरिका, या हम कह सकते हैं जहां पर भारत और अमेरिका क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? या तो हम क्या कह सकते हैं, पारस्परिक जुड़ाव के मुद्दे, या हम कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका यहां पर क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और जिससे दोनों देशों को विकास होता है। क्लियर है बेटा? यहां पर पहला पॉइंट लिखेंगे, दोनों देश लोकतंत्र के समर्थक। दोनों ही देश, यानी कि भारत की बात करें और अमेरिका की बात करें, दोनों ही देश लोकतंत्र के समर्थक, कि दोनों ही देश जो है वो लोकतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, और यही पारस्परिक जुड़ाव का सबसे पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, लगभग 3 लाख जो लोग हैं वो सिलिकॉन वैली में अमेरिका के लिए कार्य करते हैं। पॉइंट लिखेंगे, सिलिकॉन वैली में। दूसरे पॉइंट के रूप में हम क्या देख सकते हैं, लगभग 3 लाख लोग, 3 लाख भारतीय नागरिक कार्यरत। कार्यरत का मतलब क्या है, वहां पर काम करते हैं। तो देखिए, उसकी इकोनॉमी में, अमेरिका की इकोनॉमी में बढ़ाने में भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका है, और इसे अमेरिका नकार नहीं सकता। बात समझ में आई कि भारत के जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सिलिकॉन वैली में अमेरिका के लिए काम करते हैं, जिन्हें हम NRI के नाम से भी जानते हैं। तो उनके बिना जो है वो अमेरिका का गुजारा नहीं हो सकता, अमेरिका नहीं अपना विकास कर सकता। तो ये भी हम किस में देख सकते हैं, सहयोग के जुड़ावों में देख सकते हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट लिखेंगे, भारत सॉफ्टवेयर के कारोबार में US का हिस्सेदार। हाँ, IT भी कह सकते हैं। भारत सॉफ्टवेयर के कारोबार में USA का सहयोगी। तो जितने भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, आइदर इट इज माइक्रोसॉफ्ट और जिस भी तरीके के आप सॉफ्टवेयर अपने फोन एप्लीकेशन में यूज करते हैं, तो अमेरिका के साथ क्या है, भारत की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, और इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या है, सहयोग है। क्लियर है बेटा सभी को? चौथा पॉइंट लिखेंगे, विजन चले साथ साथ। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे यहां पर, विजन चले साथ साथ, यानी कि अमेरिका और भारत दोनों का विजन क्या है कि हम साथ साथ चलें, यानी कि एक साथ क्या करें, अपना विकास करें, और इसमें सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु आदि पर भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सहयोग। इसमें किसके करते हैं, सबसे पहला सुरक्षा, उसके बाद आतंकवाद, और उसके बाद अगर मैं चर्चा करूं तो जलवायु जैसे जो विषय हैं उस पर दोनों क्या हैं, साथ साथ हैं। क्लियर है बेटा? कुछ ऐसे विषय हैं जो मानव इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें से ये सारे भी हैं, जैसे विजन चले साथ साथ, सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु, इन दोनों पर भारत और अमेरिका जो है आपस में सहयोग करते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ आ गया बेटा? तो यहां पर हमने किस क्वेश्चन की बात करी, भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है उससे जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सभी की चर्चा करी। क्लियर है बेटा सभी को? समझ आ गया बेटा? ये आगे बढ़े तो आगे हम देख सकते हैं। अब यहां पर हमने अमेरिका के साथ जो संबंध है उनकी चर्चा कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे भारत और रूस के संबंधों को, कि भारत और रूस के संबंध आपस में किस प्रकार जो है वो सहयोग देते हैं। तो अमेरिका हमारा क्या हो गया है, क्लियर हो गया। अब हम किसकी चर्चा करेंगे, रूस की चर्चा करेंगे। तो जहां पर पहले क्वेश्चन लिखेंगे, भारत और रूस के संबंधों की चर्चा करें। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, भारत और रूस के, क्वेश्चन लिखिए बेटा शाबाश, भारत और रूस के संबंधों की चर्चा करें, संबंधों की चर्चा करें। तो इस तरीके के जो भी सवाल होते हैं वहां पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, दो तरीके हैं, यानी कि या तो आपसे पूछेगा 1991 से पहले के संबंध, या पूछेगा 1991 के बाद के जो संबंध है उनकी चर्चा करें। तो यहां पर 1991 और 1991 के बाद की बात क्यों कही गई है, पहले इसको समझ लेते हैं कि 1991 से अगर पहले पूछ रहा है तो सवाल आएगा
भारत और सोवियत संघ के संबंधों की चर्चा करें। क्लियर है बेटा? अगर 1991 से पहले पूछेगा तो रूस की जगह शब्द क्या होगा, सोवियत संघ होगा या यूएसएसआर होगा, और 1991 के बाद की अगर बात करेगा तो क्या बात करेगा, रूस की बात करेगा, रशिया की बात करेगा। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए अब यहां पर हम आगे जो चर्चा करेंगे, आगे जिन विषयों को समझेंगे वो कैसे हैं कि भारत और रूस की बात करें। देखिए भारत और रूस की बात करें तो इन दोनों के संबंध शुरू से ही कैसे थे, मधुर थे। मधुर का मतलब क्या है, इनके संबंध शुरू से ही कैसे थे, अच्छे थे, और कभी भी हमारा रूस के साथ ऐसा कोई विवाद नहीं रहा जो कि एक समस्या का कारण बने। तो यहां पर हम केवल क्या पढ़ेंगे, इनके मधुर संबंधों को पढ़ेंगे कि क्या वो कारण है, क्या वो संबंध है जिनकी वजह से ये दोनों देश आपस में कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर सदैव रूस ने भारत का साथ दिया। पहला पॉइंट लिखेंगे, कश्मीर मुद्दे पर सदैव साथ किसने दिया है, रूस ने। कश्मीर के ऊपर जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं या आतंकवाद से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सब पर क्या किया है, रूस ने हमेशा से ही भारत के साथ सहयोग किया है। दूसरा हम कह सकते हैं भारत को आर्थिक सहयोग जो है वो रूस के द्वारा दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं हम, भारत को, लिखते चलेंगे बेटा, भारत को आर्थिक सहयोग किस लिए, भारत के विकास करने के लिए, कि भारत जो है वो क्या कर सके, अपना विकास कर सके। और इस सहयोग की श्रृंखला की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भारत में बोकारो प्लांट जो है वो किसके द्वारा लगाया गया, किसके सहयोग से लगाया गया, वो रूस के सहयोग से लगाया गया। दूसरा हम देख सकते हैं यहां पर भिलाई इस्पात, क्या, भिलाई इस्पात जो है वो भी रूस के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े उद्योगों को भारत में स्थापित करने में रूस ने क्या करी है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर है सभी को? कोई डाउट है क्या इसमें? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि रूस जो है वो हमेशा से ही क्या कर रहा है, भारत की मदद कर रहा है। तीसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारतीय फिल्मों को वहां पर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। कहां पर, रूस में। तो भारतीय फिल्मों को, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, भारतीय फिल्मों को वहां पसंद किया जाता है। तो भारत की जो फिल्म जगत है, भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसको भी वहां पर क्या किया जाता है, बहुत लाइक किया जाता है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि दोनों बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखते हैं। यानी कि रूस जो है वो भी चाहता है कि जो विश्व है वो क्या हो, बहुध्रुवीय हो, एक ध्रुवीय ना हो। इसी से रिलेटेड हमारा चौथा पॉइंट, दोनों का सपना, यानी कि भारत और रूस दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का। जैसा कि हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पता है कि आज के समय की बात करें, आज के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो विश्व जो है वो एक ध्रुवीय है, और यहाँ पर एकमात्र महाशक्ति जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं उसका वर्चस्व है। और रूस और भारत दोनों ही चाहते हैं कि ये जो विश्व है ये क्या रहे, बहुध्रुवीय रहे। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि रूस जो है वो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पांचवें पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, भारत रूस के हथियारों का बड़ा खरीदार। क्योंकि भारत में आप जितने भी वेपन देखेंगे, जितने भी हथियार देखेंगे, वो सब कहाँ के हैं, मोस्टली वो रूस से खरीदे हुए हैं। तो यहाँ पर भारत के लिए रूस का सहयोग और रूस के लिए भारत का सहयोग देने को हम यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट के रूप में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तेल का बड़ा आयातक। भारत का जो ऑयल है, भारत में जिस तरीके के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है वो भी कहां से आता है, रूस से आता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तेल के आयातक देश। तेल का जो आयात है वो भारत में कहां से किया जाता है, रूस में किया जाता है। इसीलिए भारत और रूस के जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इन पॉइंट्स के अलावा भी आप कई पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2001 की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं,
2001 की बात करेंगे तो दोनों के बीच, यानी कि रूस और भारत दोनों के बीच 80 द्विपक्षीय विषयों पर 80 द्विपक्षीय विषयों पर क्या हुए? हस्ताक्षर हुए। विषयों पर हस्ताक्षर जो है वो हम देख सकते हैं कि दोनों देशों के संबंध क्या हैं, कितने ज्यादा मधुर हैं। इसके बाद आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं कि 1971 की बात करेंगे जब दोनों तरफ फ्रंट खोल दिया गया था, यानी कि पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहां से भी युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी स्थिति बनी हुई थी। तो ऐसे में क्या किया? रूस ने हमें हथियार और मुद्रा देकर हमारा सहयोग किया। तो 1971 के वॉर में भी क्या किया? युद्ध में भी किसने सहयोग दिया? रूस ने हमें सहयोग दिया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो हाँ, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए शाबाश। तो इसको जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे, जिन्होंने नोट नहीं किया है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं जल्दी से एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत और चीन के संबंधों की, कि भारत और चीन के बीच कैसे संबंध हैं और उसका आधार क्या है। कर लिया नोट बेटा? मिटा दूं? चलिए शाबाश। अब देखिए भारत और चीन की अगर हम बात करें, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, भारत और चीन के मध्य संबंधों की चर्चा करें। तो देखिए भारत और चीन के संबंधों की जब भी हम बात करेंगे तो दोनों के बीच जो है वो विवाद के क्षेत्र भी हैं और सहयोग के क्षेत्र भी हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है? दोनों चीज़ों को पढ़ना है कि विवाद के कौन कौन से क्षेत्र हैं और सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले चर्चा में शामिल करते हैं विवाद के मुद्दों को, कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों में विवाद है। विवाद के मुद्दे, चलिए जल्दी से लिख लेंगे बेटा, विवाद के मुद्दे। और इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे सीमा विवाद। भारत और चीन के मध्य कौन सा विवाद है? सबसे पहला सीमा विवाद है। अब ये सीमा कोई लड़की नहीं है, सीमा का मतलब क्या है? टेरिटरी। तो सीमा विवाद क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो सीमा विवाद जो है उसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का जो एक क्षेत्र है, जो मैंने आपको ये भी बताया था, ये क्या था? आक्साई चीन। क्या था ये? आक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, ये जो है चाइना ने क्या किया है? भारत का अपने कब्जे में ले रखा है। तो यहीं से विवाद की जो स्थिति है वो क्या होती है? शुरू होती है, जिसे हम आक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ बात करें तो नेफा, बातें नहीं, नेफा जो है उस पर भी चीन दावा करता है। नेफा पर चीन का दावा। ये वो दो विवाद हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, जहां पर भारत और चीन में सीमाओं को लेकर समस्या है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए शाबाश। सेकेंड पॉइंट अगर मैं विवादों का बात करूं तो वो क्या है? तिब्बत। क्या है? तिब्बत। तो तिब्बत में क्या समस्या हुई थी, कोई बच्चा बता सकता है? शांत। हाँ, रहना चाहता था लेकिन चीन ने उस पर कब्जा कर लिया था। अच्छा। चीन ने भारत में शरण ले ली थी और भारत ने फिर चीन की तिब्बत की मदद की। चलिए शाबाश। देखिए दोनों बच्चों ने सही बताया है। तिब्बत का जो क्षेत्र है वो एक तरीके से अगर मैं सामान्य शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो विवादित क्षेत्र था। और वैसे तो ये जो है वो भारत की टेरिटरी के अंदर आता था, लेकिन चीन ने इस पर क्या किया? अपना दावा किया। ठीक है ना? तो यहां से भी दोनों के बीच में क्या हुआ? समस्याओं की शुरुआत हुई। और तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे उनका नाम क्या था? दलाई लामा। क्या नाम था? दलाई लामा। इनको भारत ने क्या दी? शरण दी। और यहीं से भारत और चीन के बीच में जो समस्याएं हैं वो शुरू होती है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम देख सकते हैं पाकिस्तान की मदद। तो देखिए जो भी हमारे ऐसे लोगों की मदद करता है वो हमारा क्या हो जाता है? दुश्मन बन जाता है। वो अपने आप सी बात है। तो पाकिस्तान की मदद जो है वो आपका सेकंड पॉइंट है। इसे लिख पाएंगे बेटा? पाकिस्तान की मदद में आपको क्या है? 2 पॉइंट लिखने हैं। उसमें आप क्या लिखेंगे कि चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद की जाती है और उस पैसे से वो भारत में आतंकवाद को फैलाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से दोनों देशों के अंदर विवाद रहा है। क्लियर है बेटा?
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यूएन में चीन द्वारा भारत के लिए वीटो का प्रयोग। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, यूएन में चीन द्वारा भारत के खिलाफ वीटो का प्रयोग। हम सभी को पता है वीटो क्या है। वीटो का प्रयोग जो है वो चीन द्वारा किया जाता है ताकि भारत जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य ना बन सके, क्योंकि देखिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सभी भारत पूरी करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है, संसाधन भी अधिक है, और उसके साथ ही साथ क्या है कि यूएन की जितनी भी बकाया राशि है वो भारत जो है वो समय पर प्रोवाइड करता है। तो सारी चीज़ें जो हैं एक स्थायी सदस्य बनने के लिए वो भारत के पास है, लेकिन चीन जो है वो वीटो का प्रयोग कर कर क्या कर रहा है, समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भारत के परमाणु परीक्षण का चीन द्वारा विरोध। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 5, भारत के परमाणु परीक्षण का चीन द्वारा विरोध। चीन द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया। तो यहाँ पर ये समस्या समझ नहीं आती है कि आप खुद तो न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं लेकिन दूसरों को बनने से इनकार कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये बेसिक वो कारण है जो कि विवाद के क्षेत्र हैं। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है कि भारत और चीन के बीच विवाद के मुद्दों की चर्चा करें, तो क्या आप लिख पाएंगे? यस सर। लिख पाएंगे बेटा? यस सर। कर लो विश्वास। यस सर। चलिए नेक्स्ट इसमें हेडर डालेंगे सहयोग के क्षेत्र। तो विवाद के साथ साथ सहयोग के भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, विवाद का तो हमें समझ आ गया, अब लिखेंगे सहयोग के क्षेत्र कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर एक दूसरे के साथ वो क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। लिखेंगे बेटा सहयोग के क्षेत्र, बातें नहीं, सहयोग के क्षेत्र कि वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर भारत और चीन क्या कर रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम क्या देख सकते हैं, व्यापार। दोनों देश आपस में क्या कर रहे हैं, व्यापार। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, दोनों देश आपस में व्यापार, बातें नहीं। तो दोनों ही देश क्या हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की जो डिपेंडेंसी है वो उतनी नहीं है जितनी कि चाइना की है। कि चाइना अगर बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है, अगर सभी भारतीय उसका इस्तेमाल करना बंद कर दे तो वो आर्थिक रूप से क्या हो सकता है, कमजोर पड़ सकता है। क्योंकि भारत जो है वो एक ऐसी मार्केट है जहां पर सबसे ज्यादा यंग लोग, सबसे ज्यादा जवान लोग जो रहते हैं और वो उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट में हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें, किसके रूप में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों की एक जैसी आर्थिक नीति, दोनों की एक जैसी आर्थिक नीति, दोनों की जो नीतियां हैं क्या है, वो एक जैसी हैं और दोनों ही एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, एक बढ़ता उद्योग अगर हम बात करें तो दोनों ही है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देख सकते हैं कृषि विज्ञान जल संसाधन के क्षेत्र पे समझौते। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में क्या लिख सकते हैं, कृषि विज्ञान जल संसाधन वातावरण आदि पर कई समझौते, आदि पर कई समझौते। कि दोनों ही देशों ने इन विषयों पर क्या है, बहुत से समझौते किए हैं जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसे मधुर बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत हमेशा संबंधों को बनाने की बात करता है और चीन जो है उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। चौथे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं शांति एवं पारदर्शिता बढ़ाने का निर्णय। चौथा और लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, शांति एवं विकास करने का निर्णय। शांति एवं विकास करने का निर्णय जो है ये दोनों ही देशों के द्वारा लिया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, अपना विकास कर सकें। और इसके लिए लास्ट पॉइंट हम क्या देख सकते हैं कि पारदर्शिता की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, पारदर्शिता की आवश्यकता। क्लियर है बेटा? पारदर्शिता का मतलब क्या है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि सभी लोग उसे देख पाएं, समझ पाएं। तो अगर भारत और चीन से संबंध से क्वेश्चन आएगा तो इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, इतने में ही आपको जो अंक हैं वो पूरे प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है बेटा सभी को? चलिए यहां तक कोई डाउट है बेटा? पक्का?
कर ले विश्वास, चलिए शाबाश। इसके बाद लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बच जाता है, भारत इजराइल संबंध। लास्ट क्वेश्चन क्या बचता है हमारा, भारत इजराइल संबंध, और इसकी चर्चा जो है वो हम कल करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नया जुड़ा टॉपिक है। क्लियर है बेटा, भारत इजराइल संबंधों की चर्चा हम कल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम इससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।